Hello everyone, my name is Harsh Singh. I am a student of Shivaji College, University of Delhi of BA program with subject combination history and political science from third year 6th semester. This video is actually the part and continuation of our previous video, which is realism part 2. In this video, we will be discussing the last two types of realism. So without any further delay, let's start the topic. वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू और स्ट्रक्चरल रियलिज्म और अगला पार्ट न्यू क्लासिकल रियलिज्म। इन दो पार्ट्स को हम जो रिमेनिंग पार्ट्स थे हमारे इनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। न्यू और स्ट्रक्चरल रियलिज्म है क्या? इसकी जो मेन फाउंडर है इस टाइप ऑफ रियलिज्म के वो हैं केनेथ वॉल्ट्ज। उन्होंने पब्लिश की थी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बुक 1979 में, जिसके अंदर उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया था। न्यू रियलिज्म जो है वो 1979 में शुरू होता है। लाइक क्लासिकल रियलिस्ट्स की तरह ये लोग भी स्टैटिज्म में बिलीव करते हैं, जिसका मतलब होता है कि जो स्टेट्स हैं दे आर द मेन एक्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड दे ऑल्सो बिलीव इन बैलेंस ऑफ पावर। ये जो न्यू और स्ट्रक्चरल रियलिस्ट्स हैं ये बैलेंस ऑफ पावर में भी भरोसा करते हैं। इनका जो मेन फोकस है वो है स्ट्रक्चर जो है इंटरनेशनल रिलेशंस का, या फिर जो सिस्टम है इंटरनेशनल रिलेशंस का, ये उसके ऊपर मेनली फोकस करते हैं। केनेथ वॉल्ट्स के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ सिस्टम विद डिफाइंड स्ट्रक्चर, जिसका मतलब है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका एक डिफाइंड स्ट्रक्चर है, एक ऐसा सिस्टम है जिसका एक डिफाइंड स्ट्रक्चर है। एक डिफाइंड स्ट्रक्चर के ऊपर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग, केनेथ वॉल्ट्स के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो उसका जो स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर के बेसिस पे इंटरनेशनल रिलेशंस चल रहे हैं, वो थ्री टाइप के होते हैं। पहला यूनिपोलर स्ट्रक्चर, दूसरा बाइपोलर स्ट्रक्चर और तीसरा मल्टीपोलर स्ट्रक्चर। केनेथ वॉल्ट्स और मियर शिमर के अकॉर्डिंग जो बेस्ट स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल रिलेशंस में वो बाइपोलर स्ट्रक्चर है। बिकॉज टिल व्हेन जब तक बाइपोलर स्ट्रक्चर होता है एग्जिस्टेंस में, बैलेंस ऑफ पावर जो होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में वो मेंटेन रहता है। जैसे कि एज एन बाइपोलर स्ट्रक्चर दो मेन पावर्स होती हैं वर्ल्ड के अंदर। टू मेन पावर्स होती हैं, टू सुपर पावर्स होती हैं वर्ल्ड के अंदर, एंड दे बोथ हैड न्यूक्लियर वेपन्स। उस टाइम अगर हम कोल्ड वॉर के टाइम को भी देखें तो उस टाइम पे भी यूएसए और यूएसएसआर थे, दो मेन पावर्स थे और दोनों के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स थे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों ही जो सुपर पावर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर वॉर को लॉन्च नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों को ही फेयर होता है कि अगर वॉर हुआ इन केस तो दोनों को ही ह्यूज अमाउंट में लॉस और डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। जीत किसी की नहीं होने वाली, हालांकि लॉस जो है वो दोनों का ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा। इसी वजह से मियर शैमर जो है वो एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, जिसके बारे में उन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। इस बुक के अंदर उन्होंने, उनका कहना था कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बहुत नेसेसरी है, वो इस बुक में उसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जो एक मेन क्वेश्चन है वो ये उठता है कि ये जो रियलिज्म है उसे स्ट्रक्चरल रियलिज्म, केनेथ वॉल्ट्स का स्ट्रक्चरल रियलिज्म क्यों कहते हैं? वाई दिस रियलिज्म इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल रियलिज्म ऑफ केनेथ वॉल्ट्स? इसका आंसर ये है कि बिकॉज he puts emphasis or explains, or we can say also his main focus is on international system or structure, क्योंकि वो इंटरनेशनल सिस्टम या स्ट्रक्चर की ही ऊपर फोकस कर रहे हैं इसके अंदर। इसी वजह से इसे स्ट्रक्चरल रियलिज्म ऑफ केनेथ वॉल्ट्स कहा जाता है। अब यहाँ पे हमें क्लासिकल रियलिज्म जो हमारा था और ये जो नियो रियलिज्म है या फिर स्ट्रक्चरल रियलिज्म है, इसके बीच में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये जो है रियलिज्म ये फोकस करता है स्ट्रक्चर पे, ये जो नियो रियलिज्म है ये फोकस करता है स्ट्रक्चर पे इंटरनेशनल सिस्टम के। मॉर्गन था जो थे क्लासिकल रियलिज्म के, उन्होंने बातें की थी ह्यूमन नेचर के बारे में। उनका कहना था पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय दोज लॉज विच आर रूटेड इन ह्यूमन नेचर। लेकिन जो नियो रियलिस्ट हैं वो ह्यूमन नेचर के बारे में बात ही नहीं करते। थर्ड पॉइंट ये है, अगर डिफरेंस देखें तो वो ये है, द इनसिक्योरिटी विच इज बिटवीन स्टेट्स टुवर्ड ईच अदर इज नॉट ड्यू टू ह्यूमन नेचर, रादर इट इज अनार्की विच मेक्स इनसिक्योरिटी। क्लासिकल रियलिज्म में ये कहा गया था कि जो इनसिक्योरिटी है स्टेट्स के बीच में, वो एक दूसरे के प्रति जो इनसिक्योरिटी है वो ह्यूमन नेचर की वजह से। उन्होंने ह्यूमन नेचर का बड़ा नेगेटिव साइड शो किया था, लेकिन क्योंकि ये न्यू रियलिस्ट है, न्यू रियलिस्ट ह्यूमन नेचर की बात ही नहीं करते, तो वो कहते हैं कि ये अनार्की है जो इनसिक्योरिटी को इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट्स के बीच में क्रिएट कर रही है। चौथा डिफरेंस ये है क्लासिकल और न्यू स्ट्रक्चरल रियलिज्म के बीच में, वो ये है मॉर्गन थाउ जो है वो पावर को मींस के तौर पे देखते हैं और एम के तौर पे, दोनों के तौर पे ही देखते हैं पावर को। मींस और एम्स दोनों है पावर उनके लिए। बट केनेथ वॉल्ट्स जो है वो ये कहते हैं दैट इट इज़ अनार्की विच लीड्स नेशन टू सेल्फ हेल्प। ये जो अनार्की क्रिएट हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट्स के बीच में, ये स्टेट्स को सेल्फ हेल्प के प्रति लेके जा रही है, यानी कि
सेल्फ हेल्प के ज़रिए ही वो लोग अपनी हेल्प कर पा रहे हैं, ग्रो कर पा रहे हैं, अपनी पावर को इंक्रीज़ कर पा रहे हैं, मेंटेन कर पा रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट ये आता है कि केनेथ वॉल्स जो हैं इंटरनेशनल सिस्टम को वो डिवाइड करते हैं 3 एलिमेंट्स में या 3 कंपोनेंट्स में। पहला है ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्डरिंग प्रिंसिपल इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है? वो कहते हैं दैट इंटरनेशनल सिस्टम इज़ अनार्किक इन नेचर, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो अनार्किक है नेचर में। तो डोमेस्टिक लेवल पे यानी कि स्टेट लेवल पे जो हायरार्की है वो ऑर्डरिंग प्रिंसिपल होता है हमारा, वो हायरार्की से चल रहा है डोमेस्टिक लेवल पे। बट जब हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या हो जाता है? अनार्की हो जाता है ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। बट वर्ड्स जो हैं वो कहते हैं ये भी कि पावर जो है वो मीन्स है, लेकिन जो एम है वो सिक्योरिटी है एक स्टेट की। अब दूसरा पॉइंट आता है डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स और स्टेट की। डिफरेंशिएशन कैसे हो यूनिट्स या फिर स्टेट्स का, डिफरेंशिएशन कैसे हो? ऑल रियलिस्ट थिंकर्स बिलीव दैट स्टेट्स आर मेन एक्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ही सेज स्टेट कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, यानी कि स्टेट्स को हम उनके फंक्शंस के बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। स्टेट्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं पावर्स के बेसिस पे कि उनकी पावर कितनी है। ये पावर ही है जो कि एक स्टेट को एक ऐसी पोजीशन दिलाती है इंटरनेशनल लेवल पे जिसके ज़रिए हम उसके बिहेवियर को, एक स्टेट की बिहेवियर को डिटरमाइन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज़ या फिर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। वो एग्जांपल देते हैं लाइक बाइपोलर स्टेट था जब कोल्ड वॉर का टाइम था, तो वहाँ पे क्या था, बाइपोलर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता था। तब वहाँ पे बाइपोलर स्ट्रक्चर एग्जिस्टेंस में होता था कोल्ड वॉर के टाइम में, और यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही ऑलमोस्ट सेम पावर के थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो कहते हैं दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर डिसाइड स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस स्टेट के पास कितनी पावर है, ये जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम को, इंटरनेशनल सिस्टम के इंटरनेशनल रिलेशंस के स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है कि वो कैसा होने वाला है, यूनिपोलर होने वाला है, मल्टीपोलर होने वाला है, बायपोलर होने वाला है। अब वो क्या कहते हैं, वो रैंक देते हैं, ऑर्डरिंग करते हैं, रैंक ऑर्डरिंग करते हैं स्टेट्स की, और वो कहते हैं दैट इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ पावर दैट ग्रेट पावर्स कैन बी डिटरमाइंड। ये पावर की बेसिस पे ये है कि हम ग्रेट पावर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। नंबर्स जो है वो ग्रेट पावर के डिटरमाइन करते हैं एक इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, इंटरनेशनल रिलेशंस का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, वो नंबर्स ऑफ ग्रेट पावर्स डिटरमाइन करती हैं। वो रैंक ऑर्डरिंग करते हैं, लाइक रैंक जैसे मैंने बताया था, रैंक ऑर्डरिंग कर रहे हैं वो। और वो रैंक ऑर्डरिंग कैसे कर रहे हैं, क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अलग अलग रैंक के नाम उन्होंने दिए हैं, लाइक वो सुपर पावर कह के रैंक ऑर्डरिंग करते हैं, ग्रेट पावर कह के रैंक ऑर्डरिंग करते हैं, स्मॉल पावर कह के रैंक ऑर्डरिंग करते हैं। They believe that like classical realists, neo-realists also don't believe in cooperation between state. Classical realists चाहे जो neo-realists हैं या फिर structural realists हैं, वो भी जो cooperation है states के बीच में उसको नहीं देखते हैं, ये इसको भी ये ignore करते हैं। He says that states don't cooperate with each other. उनका केनेथ वॉल्स का कहना है कि जो states हैं वो एक दूसरे से cooperate नहीं करते, because cooperation के ज़रिए उन्हें सिर्फ रिलेटिव गेन्स जो हैं सिर्फ वही मिलेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं। डेफिनेशन जो है पावर की उनके अकॉर्डिंग क्या है, केनेथ वॉल्स के अकॉर्डिंग वो कहते हैं इट इज़ कंबाइंड कैपेबिलिटीज ऑफ स्टेट। ये कंबाइंड कैपेबिलिटी होती है एक स्टेट की। और कैपेबिलिटी क्या है यहाँ पे, कैपेबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे हमें नियो रियलिज्म के दो नए वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एक है डिफेंसिव रियलिज्म और एक है ऑफेंसिव रियलिज्म। डिफेंसिव रियलिज्म क्या है, केनेथ वॉल्स बिलीव्ड इन डिफेंसिव रियलिज्म। केनेथ वॉल्स जो थे वो डिफेंसिव रियलिज्म में बिलीव करते थे। वो कहते थे दैट स्टेट्स एम इज़ द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। स्टेट का एम जो है वो अपनी स्टेट की सिक्योरिटी करना है। पावर जो है वो मीन्स है, एक जरिया है, और जो एम है वो एक स्टेट की सिक्योरिटी करना है। स्टेट एम इज़ टू मैक्सिमाइज द पावर। स्टेट का जो एम है वो पावर को मैक्सिमाइज करना है, बट दे डोंट हैव टू इंक्रीज इट सो मच। लेकिन उनको उस पावर को इतना भी ज़्यादा मैक्सिमाइज नहीं कर देना है कि वो उन्हीं के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। अब आता है ऑफेंसिव रियलिज्म। ये बिलोंग करता है मियर शिमर को। वो कहते हैं दैट स्टेट्स आर पावर मैक्सिमाइजर्स। उनका कहना है कि जो स्टेट्स हैं वो पावर मैक्सिमाइजर्स होते हैं। एट इंटरनेशनल लेवल देयर आर स्टेट्स हु वांट टू मैक्सिमाइज देयर रिलेटिव पावर पोजीशन एंड दे वांट टू अचीव हेजेमोनिक पोजीशन। ऐसे स्टेट्स भी होते हैं इंटरनेशनल लेवल में जो अपनी पावर को बढ़ा के एक इंटरनेशनल हेजेमोन बनना चाहते हैं। दे वांट टू बिकम इंटरनेशनल और ग्लोबल हेजेमोन। और अगर कोई नेशन ऐसा है जो अपनी पावर को डिक्रीज करना चाहता है तो वो क्या होगा, इन ये जो हेजिमोन स्टेट्स होते हैं इंटरनेशनली, ये जो बड़े बड़े सुपर पावर्स हो जाते हैं, वो इनका विक्टिम हो सकता है, वो उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं जो स्टेट अपनी पावर को डिक्रीज करना चाहेगा। सो नेशंस को हमेशा अपनी पावर को
इंक्रीज़ करते रहना चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं कि जो स्टेट्स हैं वो पावर मैक्सिमाइज़र्स होते हैं, वो अपनी पावर को उन्हें इंक्रीज़ करते रहना चाहिए। अब यहाँ पे दोनों की रियलिज़्म में जो उन्होंने केनेथ वॉल्स का जो डिफेंसिव रियलिज़्म है केनेथ वॉल्स का, और जो मियर शिमर का ऑफेंसिव रियलिज़्म है, इन दोनों में डिफरेंस हमें देखने को क्या मिलता है। डिफरेंस ये है कि केनेथ वॉल्स जो हैं वो कहते हैं कि स्टेट्स जो हैं वो सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर्स हैं। वो अपनी सिक्योरिटी, उनका जो एम है वो सिक्योरिटी है, और वो सिक्योरिटी मैक्सिमाइज करते हैं अपनी। बट मियर शिमर क्या कहते हैं कि स्टेट्स जो हैं वो पावर मैक्सिमाइजर्स होते हैं। मियाशिमा को बेसिकली नियो रियलिस्ट के नाम से जाना जाता है, और उनकी अप्रोच को नियो रियलिस्ट स्टेबिलिटी अप्रोच कहा जाता है। वो बिलीव करते थे दैट बायपोलर सिस्टम विच एग्जिस्टेड थ्रू आउट द कोल्ड वॉर वॉज बेस्ट फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। उनके हिसाब से बायपोलर सिस्टम जो कोल्ड वॉर के टाइम पे था वो सबसे बेस्ट था लॉ एंड ऑर्डर को इंटरनेशनली मेंटेन करने के लिए, और उनका कहना था कि स्टेबिलिटी जो थी वो उस टाइम पे मेंटेन भी थी। रीजंस क्या देते हैं, वो कहते हैं कि दे वर टू सुपर पावर ओनली बिकॉज ऑफ दिस दे कुड कीप एन आई ऑन ईच अदर एंड ऑल्सो वे चेक द पावर ऑफ ईच अदर टाइम टू टाइम। सिर्फ दो सुपर पावर्स थी तो वो एक दूसरे को देख सकती थी, समझ सकती थी, एनालाइजेशन कर सकती थी एक दूसरे की पावर का, और एक दूसरे की पावर को टाइम टू टाइम चेक भी किया करती थी। और वो ये भी कहते थे कि जो ग्रेट पावर्स हैं वो प्ले करते हैं एक मेजर रोल इंटरनेशनल ऑर्डर में स्टेबिलिटी लाने के लिए। उनका एक मेजर रोल है स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनली। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर और एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, द राइज ऑफ मल्टीपोलरिज्म विल इंक्रीज द इंस्टेबिलिटी। उनका कहना था कि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा या फिर जब कोल्ड वॉर हो जाएगा तो मल्टीपोलरिज्म जो है वो हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इंटरनेशनली सिस्टम जो है वो उसमें एक इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से वॉर के चांसेस जो हैं इंटरनेशनली वो इंक्रीज होते जाएंगे। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो न्यू क्लासिकल रियलिज्म है उसे डिस्कस करते हैं। न्यू क्लासिकल रियलिज्म जो है वो एक अप्रोच है जो कि फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस में काम आती है। इनिशियली इस टर्म को गेडन रोज ने 1998 में क्लैरिफाई किया था, इसको लेके आए थे, उन्होंने प्रोपाउंड किया था इस टर्म को वर्ल्ड पॉलिटिक्स रिव्यू आर्टिकल के अंदर। ये एक कॉम्बिनेशन है क्लासिकल रियलिस्ट का और न्यूलिस्ट, पर्टिकुलरली डिफेंसिव रियलिस्ट थ्योरीज का। न्यू क्लासिकल रियलिज्म जो है वो होल्ड करता है दैट द एक्शंस ऑफ ए स्टेट इन द इंटरनेशनल सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इंटरवीनिंग सिस्टमैटिक वेरिएबल्स। जो एक्शंस होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में किसी भी स्टेट के, हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं जो इंटरवीनिंग सिस्टमैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनके जरिए। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो गया। इंटरवीनिंग सिस्टमैटिक वेरिएबल्स कौन से हुए हमारे, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैपेबिलिटीज़ जो होता है स्टेट के बीच में वो। कॉग्निटिव वेरिएबल्स कुछ हो गए, जैसे कि हमारा परसेप्शन और मिस परसेप्शन जो होता है सिस्टमैटिक प्रेशर्स का वो। अदर स्टेट इंटेंशंस हो गए और थ्रेट्स हो गए। और डोमेस्टिक वेरिएबल्स अगर हम देखें जैसे कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस हो गए, एलिट्स हो गए एंड सोशल एक्टर्स हो गए, जो कि पावर और फ्रीडम ऑफ एक्शन को किसी भी फॉरेन पॉलिसी के डिसीजन मेकर्स की अफेक्ट करते हैं। ये चीज़ें हमें न्यू क्लासिकल रियलिज्म में देखने को मिली। न्यू क्लासिकल रियलिज्म के अंदर जो थिंकर्स हैं वो कहते हैं कि अप्रोप्रिएट बैलेंसिंग होती है, इनअप्रोप्रिएट बैलेंसिंग होती है, अंडर बैलेंसिंग होती है और नॉन बैलेंसिंग होती है। उनके हिसाब से ये चार टाइप की बैलेंसिंग हमें इंटरनेशनल सिस्टम में देखने को मिलती है। अप्रोप्रिएट बैलेंसिंग उनके हिसाब से क्या है, वो कहते हैं कि अप्रोप्रिएट बैलेंसिंग तब होती है जब एक स्टेट जो है वो करेक्टली परसीव कर पाता है किसी दूसरे स्टेट के इंटेंशंस क्या हैं, और बैलेंस जो है वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग करता है। इनअप्रोप्रिएट बैलेंसिंग कब होती है, जब वो कहते हैं न्यू क्लासिकल रियलिस्ट जो है वो कहते हैं कि इनअप्रोप्रिएट बैलेंसिंग तब होती है, या फिर ओवर बैलेंसिंग भी इसे उन्होंने कहा कि ओवर बैलेंसिंग तब होती है जब एक स्टेट जो है वो इनकरेक्टली परसीव कर लेता है कि दूसरा स्टेट जो है वो थ्रेटनिंग है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को यूज़ करता है, जिसकी वजह से इम्बैलेंस आ जाता है वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर और उनके दो स्टेट्स के रिलेशंस के बीच में। अंडर बैलेंसिंग तब होती है, न्यू क्लासिकल रियलिस्ट का कहना है कि जब एक स्टेट जो है वो गलत परसीव कर लेता है या फिर फेल हो जाता है बैलेंस को अपनी मेंटेन करने में, या चाहे वो इनएफिशिएंसी की वजह से हो या फिर इनकरेक्ट जो उन्होंने परसीव कर लिया है इनकरेक्टली दूसरे स्टेट को एक थ्रेट के तौर पे। ये इन दोनों ही कारणों की वजह से हो सकती है और इस वजह से इम्बैलेंस जो है वो आ सकता है। चौथा जो है वो नॉन बैलेंसिंग है, और वो कहते हैं ये तब अकर होता है व्हेन ए स्टेट अवॉइड्स बैलेंसिंग थ्रू बक पासिंग, बैंड वैगनिंग और या फिर अदर एस्केप्स के तरीके जो होते हैं उनके ज़रिए। और एक स्टेट जो है वो इन चीज़ों को तब करता है, इन चीज़ों के ज़रिए वो पास ओवर करने की कोशिश तब करता है जब वो इनएबल होता है अपनी पावर को बैलेंस करने में। वो अपनी पावर को बैलेंस नहीं कर सकता है तब वो इन चीज़ों का यूज़ करता है। न्यू क्लासिकल रियलिज्म जो है इसको यूज़ किया जा सकता है, ऐसे काफ़ी सारे न्यू क्लासिकल रियलिस्ट का कहना है कि न्यू क्लासिकल रियलिज्म को यूज़ किया जा सकता है एक्सप्लेन करने में
काफ़ी सारी जो पजलिंग फॉरेन पॉलिसी हैं, फॉरेन पॉलिसी के केसेस जो हैं उनको एक्सप्लेन करने में इसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि उन्होंने न्यू क्लासिकल लिस्ट जो है वो कुछ एग्जांपल भी देते हैं, लाइक वॉलेटिलिटी जो हुई थी साउथ कोरिया जापान रिलेशंस के बीच में हमें देखने को मिली थी। फासिस्ट इटली का जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें समझने में ये हमें हेल्प कर सकती है, ये जो अप्रोच है। स्लोबोडन मिलोसेविक्स डिसीजन मेकिंग जो था 1999 में जो कोसोवो क्राइसिस हुआ था उसको समझने में हमें हेल्प कर सकता है। और जो अकरेंस था क्वाड वॉर्स का आइसलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, यूके और आइसलैंड के बीच में जो हुआ था, वो भी उसमें भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। और ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी रही थी जब अमेरिका ने इन्वेजन किया था अफगानिस्तान और इराक में, उस चीज़ को भी समझने में ये हमें हेल्प कर सकता है। अब हम क्रिटिकल एवेल्यूएशन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल द मतलब जितने भी 4 हमारे पार्ट्स रहे हैं रियलिज्म के, वो क्रिटिकल इवैल्यूएशन एक ओवरव्यू देखते हैं कि क्या रहा है। इनका जो है, जो रियलिस्ट्स हैं वो टॉक करते हैं, दे डोंट टॉक अबाउट ह्यूमन नेचर, वो ह्यूमन नेचर के बारे में बात नहीं करते हैं। रियलिस्ट थिंकर्स जो हैं वो कहते हैं कि बाइपोलर सिस्टम जो है वो मेंटेन करता है स्टेबिलिटी को, और जितनी मेजर पावर्स जो होती हैं वो जब अगर 2 मेजर पावर्स होंगी इंटरनेशनली, उनके अकॉर्डिंग तभी जो है वो बाइपोलर सिस्टम होगा और जो स्टेबिलिटी है वो वर्ल्ड ऑर्डर में मेंटेन रहेगी। लेकिन बट ए मेजर पावर कैन ऑल्सो अटैक ऑन अ स्मॉल कंट्री, इस चीज़ का तो वो लोग ध्यान देते ही नहीं है कि जो एक मेजर पावर है वो किसी स्मॉल कंट्री के ऊपर अटैक भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो स्टेबिलिटी ही मेंटेन करे। सो देयर विल बी नो स्टेबिलिटी, तब तो स्टेबिलिटी रहेगी नहीं। और तीसरा पॉइंट क्रिटिकल इवैल्यूएशन में हम ये देख सकते हैं दैट दे आर कंप्लीटली इग्नोरिंग द रोल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, जैसे कि एनजीओज हो गए, एमएनसीज हो गए, टीएनसीज हो गए, एक्सेट्रा। इन सब की जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं इनकी रोल को तो यहाँ पे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जा रहा है। दे से दैट नेशंस डोंट कोऑपरेट बिकॉज देयर इज अनार्की एंड नो वर्ल्ड गवर्नमेंट। वो कहते हैं कि नेशंस जो हैं वो कोऑपरेट नहीं करते हैं क्योंकि इंटरनेशनली अनार्की है, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट, कोई ओवर आर्किंग अथॉरिटी है ही नहीं। दो नेशंस जो होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ही सस्पिशियसली देखते हैं और अनार्की क्रिएट होती रहती है। वो डाउट में रहते हैं एक दूसरे की कि कहीं कोई हम पर अटैक ना कर दे, सामने वाला देश हम पर अटैक ना कर दे। दैट्स वाई दे डोंट कोऑपरेट, और वो कोऑपरेट नहीं करते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन उन्होंने यहाँ पे किस चीज़ को इग्नोर किया, उन्होंने कम्प्लीटली जो कॉपरेशन होता है स्टेट्स के बीच में, एक दूसरे के साथ मिलकर जब 2 स्टेट्स काम करते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। अब फाइनली हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो द बेसिक assumption underlying the realist approach is rivalry and strife among nations in some form or the other. It may be seen as a context for power or influence, which always goes on international society, and this contest कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय इंटरनेशनल लॉ और गवर्नमेंट। यही चीज़ हमें देखने को मिलती है रियलिस्ट अप्रोच के अंदर, कि जो नेशंस है उनके बीच में स्ट्राइफ रहती है पावर को लेकर, एक दूसरे के लिए वो एक दूसरे में वो कॉन्टेस्ट करते रहते हैं, आपस में उनका कॉन्टेस्ट जो है वो पावर इन्फ्लुएंस के लिए वो चलता ही रहता है। और ये इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर ये चीज़ कंटिन्यू होती रहेगी क्योंकि उनके हिसाब से इंटरनेशनल लॉ और गवर्नमेंट जो है उसे कंट्रोल कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसी कोई ओवर आर्किंग अथॉरिटी इंटरनेशनली कोई गवर्नमेंट है ही नहीं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने लास्ट 2 पार्ट्स जो थे रियलिज्म के उनको भी डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स जो हैं उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी। बाय।